दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए प्रदीप कुमार का। सबसे पहले आपको और आपके परिजनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया, क्योंकि ये दिवाली लगभग कोरोना काल के 2 साल के कोरोना काल के बाद आया था। तो बहुत दिनों के बाद देश में कोरोना के केसेस कम थे, तो हमारे पास दिवाली को एंजॉय करने के सारे कारण भी थे और लोग दिल से भी खुश थे, क्योंकि कोरोना की खबरें और बाकी जो कोरोना नेगेटिव खबरें थी उनकी तादाद कम थी। उसके बाद मोदी जी ने बहुत ही छोटी सी सौगात भी दी, पेट्रोल और डीजल के दाम कम करके। आज चलिए अपने विषय पे आते हैं। जो आज हमारा विषय है वो है यूपी का चुनाव, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में वादा किया था और कि यूपी के चुनाव पे मैं चर्चा करूंगा। तो आइए आते हैं यूपी के चुनाव पर। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो को शॉर्ट करके बनाऊं, लेकिन यूपी चूंकि एक बहुत बड़ा स्टेट है, इसमें लगभग 23-24 करोड़ की आबादी है, जो कि बहुत दुनिया के 2-3 देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो मतलब आप समझिए कि यूपी खुद में एक देश है। तो और ये बहुत ही मुझे लगता है कि देश की वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है। मतलब इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जाति और समुदाय, धर्म, इसमें बहुत से रोल्स हैं जो यूपी के चुनाव में रोल प्ले करते हैं। तो आइए चलते हैं चुनाव की चर्चा पर। देखिए, यूपी में मुख्यतः 4 बड़ी पार्टीज हैं और ये चुनाव उन 4 पार्टियों के बीच में ही होगा। 4 पार्टीज हैं कांग्रेस, भाजपा, बहुजन समाज पार्टी मायावती जी की, भारतीय जनता पार्टी और सपा समाजवादी पार्टी। अब 1980 की दहाई के बाद यही 4 पार्टियां मुख्यतः स्टेट पे इन्हीं का शासन रहा है। कभी इसका कभी एक दूसरे के अदला बदली का शासन चल रहा है और बहुत समय तक तो स्टेट पे बीएसपी और सपा का ही शासन था। कभी सपा का शासन में बैठ जाती थी, कभी बसपा बैठ जाती थी। बीच में कुछ समय के लिए बीजेपी को भी मौका मिलता था जब वो बीएसपी के साथ मिलती थी। लेकिन ये मिली जुली सरकार 80 की दहाई के बाद यूपी में किसी भी पार्टी को बहुत लंबे समय तक बहुमत नहीं मिल पा रहा था और मिली जुली सरकार बनती थी और अक्सर ये अपना पूरा टर्म नहीं पूरा करती थी। 2007 से इस चलन में बदलाव आया और 2007 के बाद यूपी में पूरी बहुमत की सरकार आना शुरू हुई। 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। उसकी मुख्य वजह थी कि उससे पहले सपा की सरकार में अराजकता बहुत बढ़ गई थी। गुंडागर्दी, कत्ल और जुल्म के जितने भी आप विस्तृत रूप जानते हैं, वो सारे क्राइम्स बहुत बढ़ गए थे। छिनैती, डकैती, ये सब बहुत आम हो गया था। और उसके बाद एक यूपी में इलाहाबाद में एक हत्या हुई थी, आज के प्रयागराज में, राजू पाल की। वो एक करंट विधायक थे, उसकी हत्या कर दी थी एक पूर्व विधायक ने। इस बारे में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इसके बाद आप समझिए कि एक बहुत बड़ा स्पार्क और बहुत बड़ा वेव बन गया था बीएसपी की तरफ, और जिसकी वजह से मायावती ने पहली बार लगभग 1993 के बाद 14 साल बाद किसी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, कल्याण सिंह के बाद। अब इसमें होता क्या है कि सरकार तो बन गई, लोगों ने सरकार इसलिए बनाई क्योंकि लोग चाहते थे कि शासन प्रशासन की व्यवस्था अच्छी हो, यूपी में जो क्राइम रेट बढ़ गया है वो कम हो। हालांकि इस पे तो मायावती ने अच्छा काम किया, उन्होंने क्राइम रेट्स को बढ़ाया, बहुत से क्रिमिनल्स को जेल भेजा, जिसमें अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और भी बहुत से नाम हैं जिनको उन्होंने जेल की हवा कटवाई और काफी सख्ती की। लेकिन इसके अलावा उन्होंने यूपी में कुछ भी नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं की। सिर्फ लखनऊ में वो एक कहा जाता था मायावती के काल में कि हाँ, जहां भी देखो वहां हाथी दिखता है, या मायावती दिखती है या हाथी के पुतले दिखते हैं। तो ये उनका वो था। और फिर उन्होंने अपनी बर्थडे पार्टीज में लाविश खर्च करना शुरू कर दिया, खुद ही को 50 करोड़ 60 करोड़ के गिफ्ट देना शुरू कर दिए। तो जिन लोगों ने उनको वोट किया था, फिर चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, या कोई अन्य पिछड़ी जाति हो, या सवर्णों ने भी जिन्होंने उनको वोट किया था, ना उनके लिए उन्होंने ना किया, ना किसी गरीब के लिए किया, ना किसी और कास्ट के लिए किया। तो किसी भी एक कास्ट को या किसी भी ओवरऑल कम्युनिटी को आप देखिए तो कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ। इसके बाद जब बहुत सारा वैक्यूम बन गया, स्टेट में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, तो जब सपा ने फिर अपनी कैंपेनिंग की 2012 में, तो उन्होंने अखिलेश यादव ने एक बहुत अच्छा कार्ड खेला, ट्रम्प कार्ड खेला। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता, साइकिल, लैपटॉप का प्रॉमिस किया और बेरोजगारी भत्ता उनके लिए तुर्क का इक्का बन गया और वो सरकार में
पूरी बहुमत से लगभग 225 सीटें जीतकर पूरी बहुमत से आए। अखिलेश यादव ने काम तो अच्छे किए, ये देखिए मैं आपको जेन्युइन फीडबैक दे रहा हूं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया, बाकी चीजों पे भी उन्होंने ध्यान दिया और स्टेट के मैकेनिज्म को भी ठीक करने की कोशिश की। सरकारी दफ्तरों को भी उन्होंने मतलब थोड़ी सी उनकी भी क्लास लगाई और वो भी तो मैकेनिज्म चलने लगा। लेकिन फिर वही सपा की सरकार का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वो होता है अराजकता और अराजक तत्व, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से जो क्राइम रेट है यूपी का वो बहुत बढ़ गया। सेम वैसा ही हुआ अखिलेश यादव की सरकार में भी यूपी में बहुत ज्यादा क्राइम रेट बढ़ गया और सबसे ज्यादा जो अखिलेश यादव की सरकार का जो मेन समीकरण उनका वोट बेस है जिसे वो MY बोलते हैं, मुस्लिम और यादव, ये जो मुस्लिम और यादव की तुष्टीकरण है ये भी अखिलेश यादव की सरकार में बहुत ज्यादा बढ़ गया और जिसकी वजह से जो बाकी जनजातियां और जातियां और बड़े समूह हैं, सवर्ण हैं, ब्राह्मण हैं, कुर्मी हैं और भी जो अदर कास्ट हैं, उनको लगने लगा नहीं यार यहाँ तो हमारी सुनवाई नहीं होती, ये तो सिर्फ दो जातियों की सरकार है। इसके बाद देश में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। 2014 में मोदी जी का दिल्ली में आगमन हुआ और एक बहुत बड़ी देश में लहर चली जिससे यूपी भी अनछुआ नहीं रहा। अमित शाह जी ने यूपी का प्रभार संभाला और लगभग 90% लोकसभा की सीटें पहली बार, मतलब यूपी के इतिहास में पहली बार, कांग्रेस भी कभी इतनी सारी सीटें दिल्ली के लिए अकेले जीत नहीं पाई थी, लेकिन ये कमाल हो गया और यहीं से बीजेपी का पुनर्जन्म होता है प्रदेश में। फिर 2017 में फिर जब आम चुनाव हुए, विधानसभा के आम चुनाव डिक्लेयर हुए, तो मोदी जी का तो बहुत सारा प्रभाव था। हालांकि उससे पहले नोटबंदी और GST की मार लग चुकी थी, लेकिन फिर भी चूंकि तब मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे और लोगों की बहुत सारी आशाएं उनसे जुड़ी हुई थी, तो लोगों ने बीजेपी को ट्राई करने का मन बनाया और सिर्फ एक कास्ट ने नहीं, लगभग सभी कास्ट ने, मतलब आप समझिए कि हिंदू जनजाति के जितने भी कास्ट आते हैं, चाहे वो सवर्ण कह लीजिए, चाहे वो पिछड़ा वर्ग कह लीजिए, अति पिछड़ा वर्ग कह लीजिए, शेड्यूल कास्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सबने एक मुश्त होकर वोट दिया और 42% वोट बीजेपी के हक में गिरे और बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ बहुमत हासिल किया और बीजेपी की सरकार बनी। फिर बीजेपी में आगमन होता है योगी जी का एज अ चीफ मिनिस्टर। देखिए, अगर मैं योगी जी के बारे में बात करूं तो आज इस वीडियो में उनके अच्छे या मतलब उन्होंने कितने सारे अच्छे काम किए और क्या कमियां नहीं है उस पर मैं ज्यादा कवर नहीं करूंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी अगर मैं आपको योगी जी की कुछ उपलब्धियों के बारे में बताऊं तो उन्होंने सबसे पहले जो यूपी की व्यवस्था थी, यूपी के जो सरकारी दफ्तर थे उनको ठीक किया। अब 9 बजे सारे दफ्तर खुलने लगे, लोग आने लगे और आप कोई भी हो, चाहे बड़े से बड़े आदमी हो या छोटे से छोटे आदमी हो, अगर आपने कोई शिकायत कर दी, जैसे उन्होंने हेल्पलाइन की शुरुआत की, आपने कोई शिकायत कर दी तो आपकी सुनवाई टॉप लेवल पे होती थी। मतलब ये यूपी के लोगों के लिए बहुत ही अनकॉमन सी बात थी। रास्तों के डेवलपमेंट हुए, लगभग यूपी के आप किसी भी शहर में जाएं, अगर आप 2017 से पहले गए उसके बाद जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। योगी जी ने बहुत ही एग्रेसिवली काम किया नई नई कंपनीज को लाने के लिए और यूपी का अब यूपी में एक डेवलपमेंट की बयार जैसी शुरू हो गई। लेकिन योगी जी के अपने ड्रॉबैक से योगी जी एक ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं और वो बहुत ही कट्टर हिंदू विचारों के लिए जाने जाते हैं। मतलब आप ये समझिए कि वो बहुत ज्यादा सख्त प्रशासक हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग, उनकी पार्टी के लोग भी उनसे बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं क्योंकि वो किसी की सुनते नहीं है। वो अपने काम में किसी का भी हस्तक्षेप पसंद नहीं करते, फिर चाहे वो दिल्ली से हो या कहीं और से। उन्होंने एक अपनी छोटी सी अफसरों की लॉबी बना रखी है और वो पूरे प्रदेश में खुद और उन अफसरों को लेके ही चलते हैं। यहाँ तक कि बहुत समय ऐसा भी सुनने में आया है कि जो यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनकी भी कोई खास सुनवाई नहीं होती, मतलब सारे फैसले योगी जी के दफ्तर से ही होते हैं। ये तो चलिए एक फॉर्म हो गया, लेकिन योगी इस बीच बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जो योगी जी के विपरीत जाती हैं, जिसमें कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ, बहुत ज्यादा क्राइसिस क्रिएट हुआ। हालांकि उसको कवर अप करने के लिए योगी जी ने बहुत से अच्छे फैसले भी किए, जैसे जिन परिवारों में जो उनका मुख्य आदमी था जो रोजगार करता था, अगर उनकी मृत्यु हुई तो बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दी गई, कुछ पैसे भी दिए गए और भी जो सहायता हो सकती थी वो उसी समय दी गई, जिससे लोगों को एटलीस्ट ये तो लगा कि चलो ठीक है, कुछ भरपाई हो रही है। इसके अलावा अगर अब के चुनावों की बात मैं करता हूं तो देखिए, इन 4 पार्टियों में BSP
के पक्ष में दलित भी अब नहीं है। मतलब मैं आपसे ये कह दूं कि बीएसपी को दलितों का वोट भी नहीं मिलेगा। कांग्रेस की बात करें, प्रियंका गांधी ने बहुत सारा काम किया है, लेकिन अगर आप यूपी में के जड़ से बातें करें तो प्रियंका गांधी, लोगों को ये लगता है चीफ मिनिस्टर तो बनेंगी नहीं, इनके पास कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तो है नहीं, इनको वोट देने से फायदा क्या है, कौन आएगा? प्रियंका गांधी तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगी। अब उनको पता भी नहीं है कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, या हाँ अगर कांग्रेस उन्हें चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर देती है एज अ कैंडिडेट तो बात अलग है, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को वोट मिलने वाला है। और कांग्रेस और बीएसपी अगर अकेले अकेले लड़ी तो ये बहुत खराब प्रदर्शन करेगी। एक छोटी सी गुंजाइश है कि कांग्रेस और बीएसपी इलेक्शन आते आते एक हो जाए, हालांकि इसकी गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि कांग्रेस के साथ जिसने भी गठजोड़ किया है या बीजेपी को छोड़ के लगभग सपा कांग्रेस का एक बार गठजोड़ हो चुका है, प्रदर्शन खराब रहे। बीएसपी और सपा का गठजोड़ हो गया है, वहां पे भी प्रदर्शन खराब रहे, और बीजेपी तो अकेले ही लड़ी है। तो मुख्यतः जो चुनाव है, इन चुनाव में टक्कर सिर्फ दो बड़ी पार्टियों का है, वो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है वो योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके बारे में अब पूरे देश में उनके किसी को भी उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है, उनकी विचारधारा भी लोगों को पता है। और अखिलेश यादव हैं सपा की तरफ से। जो युद्ध है अब वो इन दोनों में ही है। बीएसपी, जैसा मैंने कहा, उनको दलित भी वोट नहीं करेंगे और कांग्रेस को तो कोई वोट नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, चुनाव के बाद देख लीजिएगा, इनकी हालत बहुत खराब होने वाली है। अब सपा और बीजेपी में पलड़ा किसका भारी है? देखिए, जैसा मैंने कहा, बीजेपी से बहुत लोग नाखुश हैं, क्योंकि बीजेपी में आरोप लगता है कि वो सबकी बात नहीं सुनते, थोड़ा सा ठाकुरों की तरफ, जिसे आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री है, जो कास्ट पॉलिटिक्स की केमिस्ट्री है यूपी में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें कई कई मामलों में योगी सरकार कमजोर पड़ी है। तो बहुत से ऐसे कास्ट हैं जिसको योगी सरकार ठीक से, आप समझ लीजिए कि अटेंड नहीं कर पाई है, जिसमें से सवर्ण वर्ण के ब्राह्मण हैं, उनको लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती है, सारा काम ठाकुरों से करवाया जाता है। तो ये एक चीज है। सरकारी कर्मचारी योगी सरकार से बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको लिटरली योगी सरकार जीने नहीं दे रही है। अच्छा, एक बहुत बड़ा तबका है यहाँ, इन्फ्लुएंशियल तबका भी है, क्योंकि आप समझिए कि अगर एक परिवार में 10-15 लोगों का परिवार है, उसमें एक भी सरकारी कर्मचारी है, और अगर वो नाखुश है तो आप समझिए कि एक बहुत बड़ा वोट का प्रोपोर्शन टूट रहा है। ये तो हो गई योगी सरकार के खिलाफ। लेकिन एक चीज योगी सरकार में, जो बहुत से जो बहुसंख्यक हैं यूपी के, जिन्होंने इस बार योगी सरकार के राज में एक्सपीरियंस किया है, जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दे रहा हूं। पहले क्या होता था कि अगर आपको एक जागरण कराना है या कुछ और कराना है तो आपको सरकार से बार बार, मतलब पुलिस से बार बार परमिशन लेनी पड़ती थी, और उसमें काफी डिले होता था। और अगर इसमें कुछ मुसलमानों का भी प्रोग्राम साथ में, जैसे मान लीजिए कोई फ्राइडे पड़ गया, जुमा की नमाज पढ़ गई, या मुहर्रम पढ़ गया और कुछ और पढ़ गया, तो ये आपको परमिशन कभी मिल नहीं पाती थी। योगी सरकार में बिल्कुल इसके विपरीत सारी चीजें चल रही हैं। मतलब जितने भी माफिया थे, आप जानते हैं, चाहे वो विकास दुबे हो, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद या कोई और भी हो, उन सबको योगी सरकार ने लिटरली समेट के किनारे कर दिया है। आज की तारीख में माफियाओं का कोई वर्चस्व नहीं है यूपी में। और दूसरी चीज, जो बहुसंख्यक हैं उनको अपने कार्यक्रमों को करने में उतनी तकलीफ है, मतलब सामाजिक कार्यक्रमों को, पूजा अनुष्ठानों को करने में उतनी तकलीफ नहीं हो रही है जितनी उनको पहले होती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मुझे लगता है कि इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही बनेगी, और पूरी संभावना है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत भी मिल जाए। शायद 314 सीटें ना मिले, संभव है कि 314 सीटें ना मिले या 42% वोट ना मिले, फिर भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही रहने वाली है, और नंबर 2 की पार्टी सपा बनेगी। वोट में कितना अंतर रहेगा ये बताना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एंड में अगर सपा और अगर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट सिलेक्शन सही किए और सपा के कैंडिडेट्स उस मामले में थोड़े से कमजोर पड़ गए। देखिए, इस चुनाव में कैंडिडेट सिलेक्शन का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे, और अलायंसेस क्या बनाती है, जैसे बीजेपी अपने जो छोटे अलायंसेस है, जैसे अपना दल हो गया, निषाद पार्टी हो गई, और जो छोटे मोटे दल हैं, अगर इन अलायंसेस को तो बीजेपी अपने साथ रखेगी ही, इन अलायंसेस का पूरा बेनिफिट बीजेपी को मिलने ही वाला है। और इसके अलावा सपा भी अपने अलायंसेस बनाएगी, जैसे शिवपाल यादव को, अखिलेश यादव अपने चाचा को शायद घर ले आए। तो ये सारे फैक्टर्स भी होने वाले हैं एक के बाद दूसरे। लेकिन
फिर भी मुझे लगता है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है और इस चुनाव में भी जनता जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाएगी और पूरी बहुमत के साथ बीजेपी को ही लाएगी। लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिए, ये बंगाल का चुनाव नहीं है जहाँ पे सिर्फ ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी लड़ाई लड़ रहे थे। ये उत्तर प्रदेश है। बंगाल की अगर पॉपुलेशन के हिसाब से 2 गुनी पॉपुलेशन है और यहाँ पे कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सपा सिर्फ यादव और मुसलमानों को ही टिकट देती है तो आप ये निश्चित समझिए कि सपा की सरकार नहीं लौटने वाली है। लेकिन अगर वो भी मतलब इसमें कुछ इक्वेशन बदलती है और सारे कास्ट को अकोमोडेट करती है तो उसके डेफिनेटली वोट परसेंटेज बढ़ेंगे, जो कि बीजेपी के वोट शेयर से कम होंगे। तो जो चुनाव में टक्कर होने वाली इन्हीं दोनों पार्टी में होगी, लेकिन अपर हैंड बीजेपी का रहेगा और मुझे लगता है कि बीजेपी एक बार फिर पूरे बहुमत से सरकार बनाएगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके कुछ सवाल हैं तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी जो भी विचार या कमेंट्स हैं इस वीडियो के बारे में आप प्लीज शेयर करिए और मैं पर्सनली उसे रिप्लाई करूंगा। और अगर कुछ भी आप और जानना चाहते हैं यूपी के चुनाव के बारे में तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे सकूं। खुश रहिए, देखते रहिए और मैं अपने आगे के वीडियो में पंजाब और बाकी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं उनको भी कवर करूंगा। यूपी सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि जैसा मैंने कहा जनसंख्या के लिहाज में सबसे बड़ा स्टेट है, लोकसभा के लिहाज में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, इसलिए मैंने यूपी से ये चर्चा शुरू की है। बाकी वीडियोज में बाकी चर्चाएं की जाएंगी। खुश रहिए, धन्यवाद।